तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ लाल घाटी का राक्षस। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। परियों की रानी अपनी बेटी नीलम की उदासी दूर करने के लिए विभिन्न यत्न कर रही थी। मैं तो ऋतु को मना लूँगी, मैं तो अपनी गुड़िया को हंसा दूँगी। और जब परी रानी अपने तमाम तमाम प्रयत्न करके थक गई तो अपनी बेटी का ध्यान बांटने के उद्देश्य से उसे पृथ्वी लोक के विषय में बताने लगी। बेटी, पृथ्वी के वासी मनुष्य कर्मयोगी और असाधारण गुणी होते हैं। कई बार मनुष्यों ने अपनी लगन व मेहनत से बुद्धि के बल पर ऐसे ऐसे असाधारण कार्य कर दिखाए जो देवतागण भी न कर सके। और हाँ, पृथ्वी पर प्रकृति की इतनी सुंदर छटा बिखरी हुई है कि बस देखते ही बनती है। अच्छा ऐसा माँ? अब नीलम के चेहरे पर उदासी के नहीं बल्कि उत्सुकता के भाव थे। यह देखकर परी ने मन ही मन खुश होते हुए अपनी बात जारी रखी। हाँ बेटी, पृथ्वी पर कहीं दूर दूर तक जल ही जल, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वतों का सिलसिला, तो कहीं दूर तक फैला विशाल रेगिस्तान, तो कहीं बाग बगीचों के ऐसे सुंदर दृश्य हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। क्या वाकई पृथ्वी पर इतनी सुंदरता बिखरी हुई है जितनी माँ बता रही है? या और फिर नीलम परी पृथ्वी देखने की अपनी प्रबल इच्छा को दबा न पाई और माँ, तब तो मैं पृथ्वी लोक देखने अवश्य जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं तुझे पृथ्वी लोक नहीं भेज सकती। क्यों माँ? बेटी, पृथ्वी पर जहाँ गुणी और चरित्रवान लोग बसते हैं वहीं कुछ शैतानी व स्वार्थी प्रवृत्तियों के मालिक भी हैं। वह मौका पाते ही किसी को भी नुकसान पहुँचाने से नहीं चूकते। कुछ भी हो माँ, मैं पृथ्वी पर जरूर जाऊंगी। नहीं बेटी, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। ठीक है माँ, यदि तूने मुझे पृथ्वी पर नहीं भेजा तो मैं खाना पीना सब बंद कर दूंगी। लगता है मैंने इसके सामने पृथ्वीलोक का जिक्र कर बहुत बड़ी भूल कर दी है। फिर बहुत समझाने पर भी नीलम ना मानी तो विवश होकर, ठीक है बेटी, मैं तुझे पृथ्वीलोक तो भेज दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? बेटी, मैं तुझे अदृश्य कर वहाँ भेजूंगी। तू पृथ्वी के प्रत्येक दृश्य का आनंद ले सकेगी, पर वहाँ तुझे कोई नहीं देख सकेगा। मुझे मंजूर है मेरी अच्छी माँ। फिर परी रानी ने पास ही रखी अपनी जादुई छड़ी उठाकर नीलम के शरीर से छुआई और देखते ही देखते नीलम अदृश्य हो गई। और उसके बाद, बेटी अब तो पृथ्वी लोक जा सकती है, पर खबरदार वहाँ जाकर कुछ बोलना नहीं और न ही किसी के किसी काम में दखल देना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर अदृश्य परी कुमारी नीलम पृथ्वी की ओर उड़ चली। अपनी बेटी नीलम के रवाना होते ही परी रानी अपने विशेष कक्ष में पहुंचकर एक आदमकद शीशे के सामने बैठ अदृश्य नीलम को पृथ्वी की ओर बढ़ते देखने लगी। बेटी, जब तक तू सकुशल वापस लौट नहीं आती तुझे मुझे हर पल तेरी चिंता लगी रहेगी। और इधर नीलम जब पृथ्वी पर पहुंची तो प्रकृति के शानदार नज़ारे को देखकर पुलकित हो उठी। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। और कुछ आगे बढ़ने पर, शायद माँ ने इसीलिए मनुष्य को कर्मयोगी कहा है। और एक जगह, अरे यह मनुष्य क्या कर रहा है? ना जाग रहा है ना सो रहा है। फिर जब उसकी समझ में कुछ ना आया तब उत्सुकतावश, ए मनुष्य, ये तुम क्या कर रहे हो? ओम ओम। और उसके कई बार पुकारने पर भी जब महात्मा जी नहीं बोले तब नीलम ने उन्हें कस कर झंझोड़ दिया, ए मनुष्य, क्या तुम सुनते नहीं? ओम ओम। और तब किस दुष्ट ने मेरी तपस्या भंग की? सामने आओ वरना श्राप देकर भस्म कर दूंगा। हुई माँ। महात्मा की आवाज़ सुनकर नीलम भयभीत हो उठी। उसने अपनी माँ की चेतावनी स्मरण हुई, पर खबरदार बेटी, तू पृथ्वी पृथ्वी जाकर न तो कुछ बोलेगी न ही किसी के किसी काम में दखल देगी। और इधर परीलोक में परी रानी ने जब आदमकद शीशे में देखा कि उसकी बेटी से अज्ञानतावश एक महात्मा की तपस्या भंग हो गई है तो वह चिंतित हो उठी। उफ, यह तूने क्या किया बेटी? इससे पहले कि महात्मा मेरी बेटी की भूल पर उसे कोई कठोर दंड दे, मुझे पृथ्वी पर जाकर महात्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तुरंत ही परी रानी पृथ्वी की ओर चल पड़ी। इधर नीलम चुप व दृश्य थी। जब वह महात्मा को दिखाई ना पड़ी तो मैं समझ गया, तू कोई मायाविनी है जो निश्चय ही मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू पत्थर की हो जा। नहीं। और अदृश्य नीलम पत्थर की प्रतिमा बन गई। तभी परी रानी वहाँ पहुँची और उसने महात्मा के चरण पकड़ लिए। अरे परी रानी, तो तुम? क्षमा महाराज, क्षमा। महात्मन, मेरी बेटी को क्षमा कर दो, उसे श्राप मुक्त कर दो। क्या यह तुम्हारी बेटी है? जी महाराज, यह अभागी मेरी ही बेटी है। फिर परी रानी महात्मा को नीलम की हट के विषय में बताने लगी और पूरी बात सुनने के बाद, ओह, तब तो मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। मैं अनजाने में एक अबोध को श्राप दे बैठा। महात्मन, अब कृपा कर आप मेरी बेटी को श्राप मुक्त कर दें। नहीं परी रानी, अब मैं चाहकर भी इसे पूर्व अवस्था में नहीं ला सकता, किंतु हाँ, तुम्हारी बेटी के इस श्राप से मुक्ति का उपाय जरूर बता सकता हूँ। क्या उपाय है महात्मन? कृपया शीघ्र बताएं। यदि तुम
या कोई अन्य लाल राक्षस को मारकर उसके खून से इस प्रतिमा को नहलाए तो इसे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु महाजन, हम परिया किसी राक्षस को मार सकने में असमर्थ हैं। यह तो मैं नहीं जानता कि तुम लाल राक्षस को का खून कैसे प्राप्त करोगी, किंतु इतना सच है कि मैं लाल राक्षस पर ही विजय पाने के लिए दैविक शक्तियों की प्राप्ति हेतु ही यह तपस्या कर रहा था, जिसे तुम्हारी बेटी ने भंग कर दिया। मैं समझी नहीं महात्मन, यह लाल राक्षस की क्या कहानी है। तो सुनो, आज से करीब 1 वर्ष पहले जब गौरवपुर के राजा भानु प्रताप की इकलौती पुत्री राजकुमारी स्नेहलता अर्धरात्रि में अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी, तभी बचाओ बचाओ, अरे यह तो मेरी बेटी की चीख लगती है। फिर तुरंत ही राजा भानु प्रताप राजकुमारी स्नेहलता के शयन कक्ष की ओर दौड़ पड़े। और जब वह राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंचे तो राजकुमारी अपने पलंग पर न थी और उसकी विशेष दासी इमरती एक और खड़ी थरथर कांप रही थी। क्या बात है इमरती, स्नेहलता कहाँ है और वह चीखी क्यों थी? जी महाराज, वो भानु प्रताप खिड़की की ओर लपके और खिड़की से बाहर का दृश्य देखते ही वह पल भर के लिए सकते किसी हालत में खड़े रह गए। बचाओ! वह पर शीघ्र ही उनकी चेतना को एक झटका लगा। वह चीख पड़े, सैनिकों! राजकुमारी की चीखों को सुनकर जो सैनिक राजकुमारी के शयन कक्ष के बाहर खड़े राजाज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराज की आवाज़ पर अंदर दौड़ पड़े। आज्ञा महाराज, दौड़ो, उस राक्षस के पंजे से राजकुमारी को छुड़ाओ, जल्दी करो। सैनिक दौड़ पड़े, पर शीघ्र वे निराश होकर वापस लौट आए। महाराज, हमें क्षमा किया जाए, हमारे देखते ही देखते वह राक्षस राजकुमारी जी सहित हमारी नज़रों से ओझल हो गया। उफ, अब क्या होगा? फिर राजा भानु प्रताप ने बहुत प्रयास किए, किंतु वह उस लाल राक्षस का कोई भी सुराग ढूंढ निकालने में असफल रहे। अतः वे उदास एवं निराश हो गए। तब एक दिन उनके महामंत्री ने उन्हें सलाह दी, महाराज, मेरे ख्याल से आपको इस समस्या के लिए अपने राजगुरु से मिलना चाहिए। वाकई आपने इस समय हमें अमूल्य राय दी है महामंत्री जी। पता नहीं यह बात अभी तक हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। और जब राजा भानु प्रताप इस कुटी में आए वो तब उनके राजगुरु स्वामी मूलानंद जी, जो कि मेरे भी गुरु थे, वह अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहे थे। गुरुदेव को प्रणाम। कौन? ओह वत्स भानु, तुम कहो, सब कुशल तो है? जी गुरुदेव, मैं आपके पास। फिर भानु प्रताप ने हमें पूरी बात बताई, जिसे सुनने के बाद गुरुजी एक गंभीर हो गए। ओह वत्स, तुम्हारी समस्या तो बहुत ही गंभीर है और अब हमारे पास वक्त नहीं, किंतु तुम्हारी यथासंभव मदद मेरा यह शिष्य करेगा। यथासंभव मदद? किंतु गुरुदेव, मैं तो आपके पास पूरी उम्मीद लेकर आया था। वत्स भानु, लाल राक्षस मायावी है, उस पर विजय पाने के लिए मेरे शिष्य को देवताओं को प्रसन्न कर उनसे दैविक शक्तियाँ प्राप्त करनी पड़ेगी। किंतु गुरुदेव, इसमें तो काफ़ी वक्त लगेगा और मेरी बेटी को अगले वर्ष विवाह है। हाँ, लगभग 2 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी मेरे शिष्य को, और फिलहाल इसके अलावा और कोई उपाय मेरी नज़र में नहीं है। ओह, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए वत्स। ओह शिष्य सदानंद जी। गुरुदेव, शिष्य, मेरा समय अब पूरा हो चुका है और अंतिम समय मैं तुम्हें गुरु के नाते आज्ञा देता हूँ कि तुम तपस्या द्वारा देवराज इंद्र को प्रसन्न कर उनसे दैविक शक्ति प्राप्त कर राजा भानु प्रताप को सौंप दोगे और साथ ही लाल राक्षस के संहार में इनकी हर संभव मदद करोगे। मुझे वचन दो शिष्य, तुम यह। इसी के साथ गुरु जी की गर्दन एक और लुढ़क गई और फिर गुरुजी का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के उद्देश्य से तपस्या करने लगा, जिसे तुम्हारी बेटी ने अज्ञानतावश भंग कर दिया। और चूंकि मैं अपने गुरु के अंतिम समय में दिए वचन को पूरा न कर सका, अतः मैं अपना शरीर नष्ट करने जा रहा हूँ। नहीं महात्मन, पहले मेरी। और देखते ही देखते महात्मा जी का शरीर जलने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ महात्मा जी की राख के अवशेष भी न बचे थे। उफ, अब मैं क्या करूँ? मेरी बेटी का क्या होगा? हाय मेरी प्यारी बेटी। और इधर अपने राजगुरु का अंतिम संस्कार कर वापस अपने राजमहल लौटकर गौरवपुर के राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी स्नेहलता की खोज खबर के प्रयास जारी रखे। सैनिकों, आसपास के जंगलों का चप्पा चप्पा छान मारो, हमें अपनी बेटी चाहिए। सेनापति, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। जो कोई भी राजकुमारी को उस राक्षस के पंजे से छुड़ा कर लाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। पर अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उफ, अब क्या होगा? आज से ठीक 2 माह बाद मेरी पुत्री के विवाह की तिथि है और मेरी बेटी का अभी तक कहीं पता नहीं चला और अब उम्मीद भी नहीं। अगर शक्तिनगर के राजा निश्चित
तिथि पर अपने पुत्र की बारात लेकर यहाँ पहुँचेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मेरी तो जग हंसाई होगी ही, पर मेरे मित्र शक्तिनगर के राजा शिव प्रताप सिंह की भी इज्जत पर बट्टा लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर और इसी के साथ भानु प्रताप किसी गहरी सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद वह किसी नतीजे पर पहुंचे और उन्होंने अपने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, आप शक्तिनगर जाकर वहां के महाराज से मेरी तरफ से माफ़ी मांगकर सारी स्थिति साफ साफ बता दें। जो हुक्म महाराज। तुरंत ही महामंत्री शक्तिनगर के लिए रवाना हो गए और शक्तिनगर पहुंचकर महामंत्री ने जैसे ही शक्तिनगर के राजा शिव प्रताप सिंह को पूरी बात बताई तो वह चौंक पड़े। यह तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? हमारी होने वाली बहू को राक्षस उठा ले गया? नहीं, कह दो यह झूठ है। यह सच है महाराज। और महामंत्री के जाने के बाद राजा शिव प्रताप चिंतित हो उठे। उफ, अब क्या होगा? मैं तो आस पड़ोस के सारे राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भी भेज चुका हूँ, और अब यदि मैं विवाह को स्थगित करने का समाचार भेजूंगा तो इसका कारण जानना चाहेंगे और कारण बताने में मेरी जग हंसाई होगी। और यदि विवाह स्थगित करने का संदेश न भेजा तो फिर एकाएक शिव प्रताप की आंखें शून्य में स्थिर हो गई। अंदर राजा शिव प्रताप का दरबार लगा हुआ था और बाहर राजमहल के प्रांगण में एकाएक कई शानदार रथ आकर रुके और उनमें से विभिन्न देशों के राजा उतरने लगे। अरे, यहाँ तो ऐसा नहीं लगता कि कल कोई विवाह का कार्यक्रम है। कोई शादी ब्याह वाली चहल पहल नहीं है यहाँ तो। चलो, बाहर तो हमारा स्वागत सत्कार हुआ नहीं, अंदर चलकर देखें क्या हो रहा है। और जब सारे मेहमान राजा अंदर दरबार में पहुंचे तो राजा शिव प्रताप पहले तो चौंके, फिर उन्होंने खोखली मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। आओ आओ मित्रों, आपका स्वागत है। क्या बात है भाई शिव प्रताप, कल तुम्हारे बेटे की बारात है और तुम राजकार्य में व्यस्त हो। और तो और बाहर कम से कम कुछ साज सजावट तो करवा देते। हाँ भाई, आखिर राजपुत्र का विवाह है, किसी भिखमंगे के पुत्र का नहीं। मुझे खेद है मित्रगण, किसी कारणवश यह विवाह स्थगित कर दिया गया है। क्या क्या? आखिर क्या बात है शिव? मुझे दुख है मित्रों, मैं इसका कारण भी आपको नहीं बता सकता। शिव प्रताप, तुम यह क्यों नहीं कहते कि तुमने हमसे मजाक किया है? असल में तुम्हारे पुत्र का विवाह की कोई बात थी ही नहीं। शिव प्रताप, तुमने न केवल हमसे घटिया मजाक ही किया है बल्कि हमारा कीमती वक्त भी बर्बाद किया है। हाँ, और हम तुमसे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। नहीं मित्रों, मेरे प्रति इतनी गलत धारणा मत बनाओ। मैं आप लोगों को असल बात बताता हूँ। फिर राजा शिव प्रताप उन्हें विवाह स्थगित करने का कारण बताने लगा और पूरी बात सुनने के बाद हा हा हा, सुनो भाइयों, शिव प्रताप की होने वाली बहू को राक्षस उठा कर ले गया। हा हा हा। मैं कहता हूँ मित्रों, आप लोग चुप हो जाएं। भरे दरबार में मेरी होने वाली बहू का अपमान। हा हा हा। हो। मैं कहता हूँ खामोश। और उनकी चीख सुनकर राजकुमार विजय, जो अपने कमरे में बैठा था, दौड़ता हुआ उनके विशेष कक्ष में पहुंचा। क्या बात है पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुस्ताखी माफ पिताजी, आपका चेहरा आपके शब्दों का साथ नहीं दे रहा। क्या मतलब? पिताजी, मैं आपकी चिंता का कारण जानना चाहता हूँ। सिर्फ कारण ही जानना चाहते हो या अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पिता की चिंता दूर कर सका तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा। तो सुनो, तुम्हारी होने वाली पत्नी को लाल राक्षस उठा ले गया है और मेरी चिंता का कारण राजा शिव प्रताप उसी पूरी बात बताने लगे। और अंत में, बेटे, यदि मुझे उस राक्षस के पते ठिकाने के बारे में कुछ भी मालूम होता तो मैं स्वयं जाकर। पिताजी, अब इस विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वह दुष्ट लाल राक्षस पृथ्वी के चाहे जिस कोने में रहता हो, अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता और शीघ्र ही मैं राजकुमारी स्नेहलता को उनके पिता के पास छोड़ आऊँगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटे, पर तुम राजकुमारी की खोज में जाओगे तो अपनी माँ को मत बताना, वरना वह तुम्हें नहीं जाने देगी। फिर दूसरे दिन राजकुमार विजयलाल राक्षस की खोज में चल पड़ा, पर माँ को उसने बताया था कि वह पड़ोस के देश में रहने वाले अपने मित्र के यहाँ जा रहा है। भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। बेटे, शीघ्र वापस आने की कोशिश करना। अच्छा माँ जी। अपने माता पिता से विदा ले राजकुमार लाल राक्षस की खोज में चल पड़ा। चल मेरे प्यारे चेतक, जिधर तेरा मुंह घूमे उधर ही चल। अगले ही पल उसका प्यारा घोड़ा चेतक वियावान जंगल में तूफानी गति से भाग रहा था। बेशक मुझे लाल राक्षस का पता नहीं मालूम, पर वह चाहे आकाश, पाताल या धरती के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। चलते चलते शाम घिर आई, पर वह निरंतर बढ़ता ही रहा। एक जगह उसे किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई पड़ा तो उसने अपने घोड़ों
की रास खींची। अरे, इस बियावन जंगल में कौन आ फंसा? स्वर तो किसी नारी का लगता है। मुझे मालूम करना चाहिए, शायद मैं उसके किसी काम आ सकूं शीघ्र ही। ओह, देखने में तो यह कोई परी लगती है, पर यह पत्थर की प्रतिमा से लिपट कर क्यों रो रही है? खैर, अभी मालूम चल जाएगा। हाय मेरी बेटी, कौन है देवी, और इस प्रतिमा से लिपट कर रो क्यों रही हैं? ओह, तुम कौन हो बेटे, और शाम के समय इस बियावन जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? जी मैं। फिर राजकुमार ने अपने और अपने उद्देश्य के विषय में परी रानी को सब कुछ बता दिया, और उसकी पूरी बात सुनकर तो तुम लाल राक्षस की खोज में निकले हो। जी हाँ, लेकिन आपने अभी तक न तो अपने बारे में ही कुछ बताया और न ही इस पत्थर की प्रतिमा से लिपट कर रोने का कारण। बेटा, मैं परियों की रानी हूँ, और यह जो प्रतिमा है ना, यह मेरी बेटी नीलम है, जो एक साधु के श्राप के कारण इस अवस्था में पहुंची है। क्या? और पूरी की पूरी बात सुनने के बाद परी रानी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जल्दी ही आपकी बेटी को उस महात्मा के श्राप से मुक्त कराने का उपाय करके लौटूंगा। बेटे, तुम्हारा दृढ़ इरादा देखकर मुझे हल्की सी आस बंधी है। परी रानी, बस एक बार मुझे उस राक्षस का पता मिल जाए तो मैं तुम्हें उसका पता बताऊंगी। उत्तर दिशा में लगभग 1 माह की कठिन यात्रा के बाद तुम्हें जो लाल घाटी दिखाई देगी, उसी घाटी में कहीं लाल राक्षस रहता है, और यह अंगूठी तुम अपने पास रखो। यह एक प्रकार से भ्रमित शक्ति है, यानी इसे मुंह में डालते ही तुम्हें देखने वाले को तुम्हारे कई रूप एक साथ नजर आएंगे, जैसे यह देखो। कहने के साथ ही परी रानी ने वह अंगूठी मुंह में डाली, और क्या? परी रानी अंगूठी अपने मुंह से निकालती हुई बोली, बेटे, इस अंगूठी को तुम जैसे ही मुंह में रखोगे, तुम्हारा शत्रु तुरंत भ्रमित हो जाएगा, और फिर वह सिर्फ तुम्हारे अक्ष पर ही वार कर सकता है, तुम्हारे असल शरीर पर नहीं। धन्यवाद परी रानी। उसके बाद परी रानी से इजाज़त लेकर राजकुमार उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। ईश्वर तुम्हें सफल करे। पर वह अभी कुछ ही दूर चला था कि अचानक एक झाड़ी की ओट में छिपे एक शेर व शेरनी ने उस पर छलांग लगा दी। अरे बाप रे! उफ, अब क्या होगा? इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए सामने पड़ी तलवार उठाऊं, ये दोनों मुझे कच्चा चबा जाएंगे। पर इससे पहले कि शेर उस पर दोबारा आक्रमण करते, उसे परी की दी गई अंगूठी याद आई, और उसने अंगूठी अपने उंगली से उतार कर मुंह में डाल ली। और दोनों शेरों को जब एक की जगह कई शिकार नजर आए तो उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। पर अगले ही क्षण धड़ाक भग, इस बीच राजकुमार ने अपनी तलवार उठा ली थी, और इस बार जब क्रोधित शेरों ने उसके प्रतिबिंबों पर छलांग लगाई, उसकी तलवार ने अपना काम कर दिखाया। खचाक, फिर खचाक। फिर राजकुमार ने अपनी अंगूठी अपने मुंह से निकालकर उंगली में पहन ली। वाकई परी रानी ने मुझे बड़ी ही अद्भुत शक्ति दी है। राजकुमार फिर से अपने घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि मैं लाल घाटी के राक्षस को मारने में कामयाब हो जाऊंगा। और उसी जंगल में जादूगर चीमा अपने देवता अफलातून को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। यदि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले मैं अपने देवता को नर बलि चढ़ा सकूं तो यज्ञ निश्चित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होगा। अचानक हवा में लटकता सिंह का सिर जमीन पर आ गिरा। ओह, लगता है कोई मनुष्य सिंह रेखा को पार कर इसी ओर आ निकला है। जादूगर तुरंत अपने जादुई गोले की ओर बढ़ा। फिर, ए मेरे जादुई गोले, मुझे उस जंगल में प्रवेश करते मनुष्य और उसके उद्देश्य से परिचित करा। अगले ही पल वाकई पूरी परी रानी की दी हुई अंगूठी बड़ी चमत्कारी है। इसकी मदद से मैं लाल घाटी के राक्षस को मारने में जरूर सफल हो जाऊंगा। तो इसका मतलब इस युवक के पास चमत्कारी अंगूठी है, वो भी ऐसी जिसके बल पर यह लाल राक्षस को मारने निकला है। तो भला अंगूठी उसके पास रहे तो मैं इसकी बलि अपने देवता को कैसे चढ़ा पाऊंगा? क्यों ना मैं छल से अपनी अंगूठी इससे ले लूं, और फिर मैं आसानी से इसकी बलि अपने देवता को चढ़ा सकूंगा, और बैठे बैठाए मुझे चमत्कारी अंगूठी भी मिल जाएगी। इसी के साथ जादूगर एक साधारण ग्रामीण युवक के वेश में अपनी गुफा से निकल पड़ा, और उधर राजकुमार आने वाले खतरे से पूर्ण अनभिज्ञ आगे बढ़ रहा था कि हाय मेरे बेटे को कोई बचाओ। अरे, लगता है किसी का बेटा संकट में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए शीघ्र ही। ए भाई, तुम कौन हो, और तुम्हारे बेटे को क्या हुआ, और वह कहाँ है? मेरा नाम माता दीन है, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे बेटे को जादूगर चीमा उठा ले गया है, शायद उसकी बलि देने के लिए। कृपया आप मेरे बेटे को बचा लें। रो मत भाई, तुम मुझे उस जादूगर का पता बताओ, मैं अभी उसे मारकर तुम्हारे बेटे को छुड़ा कर लाता हूँ। जादूगर उस सामने वाली घाटी में कहीं रहता है, पर सुनो, उस जादूगर से मेरे बेटे को छुड़ा कर लाने में तुम्हारे प्राण खतरे में पड़ सकते हैं। तुम
मेरी फिक्र मत करो, जब तक ये अंगूठी मेरे पास है वह दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंगूठी? पर यह मामूली अंगूठी उस जादूगर के जादू के सामने क्या कर सकती है? यह कोई साधारण अंगूठी नहीं बल्कि एक परी की दी हुई चमत्कारी। राजकुमार ने उसे अंगूठी की विशेषता बता दी। अच्छा, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि यह अंगूठी इतनी चमत्कारी है। इसमें अविश्वास की क्या बात है? यह देखो। कहने के साथ ही राजकुमार ने अंगूठी अपने मुंह में डाल ली। क्या वाकई आश्चर्यजनक है यह अंगूठी। अब मैं हर हालत में इस अंगूठी को इससे प्राप्त करके रहूंगा। अब जब राजकुमार अंगूठी मुंह से निकालकर अपनी उंगली में पहनने ही जा रहा था कि ए अच्छे युवक, क्या मैं इस चमत्कारी अंगूठी के दर्शन कर सकता हूँ? क्यों नहीं, ये लो। और अगले ही पल अंगूठी जादूगर के मुंह में थी। हा हा हा। लाओ भाई, वह अंगूठी मुझे वापस कर दो ताकि मैं जल्दी से जाकर तुम्हारे पुत्र को आज़ाद कर ला सकूं। सुन मूर्ख, मैं ही जादूगर चीमा हूं और मुझे तुम्हारे पास मौजूद इस चमत्कारी अंगूठी का पहले से ही ज्ञान था और इसी अंगूठी को प्राप्त करने के लिए ही मैंने यह सब नाटक खेला था। कहने के साथ ही वह असली रूप में आ गया। ठहर विश्वासघाती, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार पल भर के लिए अपना विवेक खो बैठा और भ्रमित हो जादूगर के प्रतिबिंबों पर वार करने लगा। पर अगले ही पल जैसे उसके मस्तिष्क में धमाका हुआ। यह क्या बेवकूफ़ी कर रहा है तू? क्या इस अंगूठी की विशेषता भूल गया? ओह, मुझे जोश से नहीं, बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। मुझे इस दुष्ट की प्रत्येक प्रतिक्रिया पर नज़र रखनी चाहिए। जबकि जादूगर चीमा कुछ और ही सोच रहा था। मुझे अब इस युवक को किसी तरह अपनी गुफा में ले चलना चाहिए ताकि यज्ञ प्रारंभ करने से पहले मैं अपने देवता को इसकी बलि चढ़ा सकूं। और फिर राजकुमार पर वार कर उसे बेहोश करने के इरादे से जादूगर पास ही पड़ी किसी वृक्ष की एक शाखा उठाने के लिए झुका तो अरे, यह जादूगर झुक क्यों रहा है? आखिर यह करना क्या चाहता है? तभी उसकी दृष्टि असली जादूगर पर पड़ी, जिसका एक हाथ जमीन पर पड़ी वृक्ष की शाखा की ओर बढ़ रहा था। ओह, तो असली जादूगर यही है, क्योंकि वृद्धा की शाख को असली जादूगर का ही हाथ उठा सकता है, कोई प्रतिबिंब नहीं। इससे पहले कि यह उस शाख को उठा ले, मुझे उसी हाथ को निशाना बनाकर वार करना चाहिए। तभी खचाक नहीं, और जादूगर चीमा की चीख के साथ ही अंगूठी उसके मुंह से निकलकर गिर गई, जिसे राजकुमार ने झपट कर उठा लिया। और फिर वह जादूगर की ओर बढ़ा और अगले ही क्षण ले दुष्ट, खचाक, हाय मैं मरा। जादूगर की गर्दन उसके धड़ से अलग हो गई। बिना सोचे समझे किसी की मदद करना भी मूर्खता है। राजकुमार विजय एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। निरंतर यात्रा करने के फलस्वरूप ओह, वह सामने जो लाल घाटी दिखाई पड़ रही है, वहीं कहीं उस लाल राक्षस का ठिकाना होना चाहिए। परी रानी ने ऐसा ही कहा था। फिर राजकुमार उस लाल घाटी की तरफ बढ़ा और इधर राजकुमारी स्नेहलता लाल घाटी में एक पुष्प वाटिका में एक वृक्ष के नीचे बैठी आंसू बहा रही थी और उसके चारों ओर भयानक राक्षसियों का पहरा था। तभी वहां लाल राक्षस अपने कई सेवकों के साथ पहुंचा। राजकुमारी, मैंने तुझे 1 वर्ष का समय दिया था कि तू अपने आप को खुशी से मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार कर ले, वरना मैं ज़बरदस्ती तेरे साथ विवाह करने पर मजबूर हो जाऊंगा। और तुझे दिए 1 वर्ष के समय में करीब 10 माह पूरे हो चुके हैं, यानी अब सिर्फ नीच दुष्ट राक्षस, मैं और तुझसे विवाह थूकती हूँ तुझ पर। थू हूँ, तू एक साधारण स्त्री, तूने लाल घाटी के भगवान का अपमान किया है, मैं तुझे इसकी कठोर सजा दूंगा। दासियों, इस घमंडी स्त्री को तुरंत मेरी रंगशाला में पहुंचाओ। अब यह मेरी रानी नहीं, दासी बनकर रहेगी। जो हुक्म महान राजा का। पर अभी उन दासियों ने राजकुमारी की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि ठहरो। किस मच्छर ने मेरे हुक्म के खिलाफ आवाज़ उठाई? तेरी मौत ने, दुष्ट राक्षस, तू और मेरी मौत। हा हा हा। राज सेवकों, मसल डालो इस मच्छर को। कौन हो सकता है यह सुंदर युवक जिसने मेरे लिए अपने प्राणों की संकट में डाल लिया? लाल राक्षस के सेवक राजकुमार की तरफ बढ़े, पर इससे पहले कि उस तक पहुंच पाते, राजकुमार ने परी रानी की दी हुई अंगूठी मुंह में डाल ली। फिर हा हा हा, हो, देखते क्या हो, टूट पड़ो सब पर। फिर भ्रमित हुए राक्षस सेवक आपस में ही मरने कटने लगे। देखते ही देखते लाल राक्षस के सारे सेवक सेविकाओं को अंत हो गया। लगता है यह युवक भी कोई जादूगर है। और यह सब देख लाल राक्षस एक और भागा। भागो! पर भागता कहाँ है दुष्ट? यह ले, खचाक नहीं। लाल राक्षस का अंत हो गया। फिर राजकुमार ने अंगूठी अपने मुंह से निकाली और एक पात्र में उसका खून एकत्र करने लगा। फिर चलिए राजकुमारी स्नेहलता जी, अब यहाँ से चला जाए। अरे, यह युवक तो मेरा नाम भी जानता है, पर
कहाँ और आप हैं कौन? और जब राजकुमार ने अपना परिचय दिया तो राजकुमारी ने लजाकर अपनी पलकें झुका ली। अरे, यह तो मेरे भावी पति परमेश्वर है। वाह, कितने सुंदर और बहादुर है। मेरा तो जीवन सफल हो गया। क्या सोचने लगी राजकुमारी जी? हाँ, कुछ नहीं, चलिए। राजकुमार राजकुमारी के साथ वापस लौट पड़ा और साथ ही रास्ते में वह राजकुमारी को पूरी कहानी भी सुनाता रहा। कुछ समय बाद, ये लो परी रानी, मैं लाल राक्षस का खून ले आया। क्या सच? फिर और देखते ही देखते परी कुमारी नीलम अपने असली रूप में परिवर्तित हो गई। माँ, बेटी, कितना करुणामयी दृश्य है। तेरा लाख लाख धन्यवाद है प्रभु। थोड़ी देर बाद, अच्छा परी रानी, अब मुझे इजाज़त दें। ईश्वर तुम दोनों को सदा सुखी रखें। फिर परी रानी से विदा ले राजकुमार विजय राजकुमारी को उसके पिता के पास पहुंचाने के लिए चल दिया और परी रानी और परी कुमारी भी अपने देश के लिए उड़ चली। फिर जल्दी ही वे गोरखपुर के राजमहल में पहुंचे और पिता और बेटी का मधुर मिलन हुआ। बेटी, पिताजी, बेटे, मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद अदा करूं? यह तो मेरा कर्तव्य था महाराज। फिर राजकुमार और राजा भानु प्रताप से इजाज़त ले वापस शक्तिनगर लौट आया और जल्दी ही वह शुभ दिन भी आया जब शक्तिनगर के राजकुमार की बारात गोरखपुर के लिए रवाना हुई। गोरखपुर के राजा ने बारात का जोरदार स्वागत किया और शुभ मुहूर्त पर राजकुमार विजय एवं राजकुमारी स्नेहलता का विवाह संपन्न हुआ। समाप्त।